हाल ही में भारत सरकार की ओर से देश में कोर उद्योगों को लेकर के डेटा जारी किया गया, जिस डेटा में ये पता लगा कि भारत में पिछले लंबे समय बाद तकरीबन 3 से 3.5 साल बाद देश के कोर उद्योगों में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। इस पूरे डेटा को लेकर के कई एक्सपर्ट्स चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में, खासतौर पर भारत के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, वो क्षेत्र जो कि देश की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वहां पर एक मंदी का संकेत दे सकते हैं, वहां पर जो है एक रिसेशन का संकेत यहां पर दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है द CIS चैनल की इस नए वीडियो में। इसी नोट के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें, यहां पर हम खबर पे बात करेंगे, खबर में डेटा क्या बताता है उसको देखेंगे। फिर भारत में जो 8 कोर उद्योग हैं, उन 8 कोर उद्योगों में क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेंगी, क्या सेक्टर वार विश्लेषण आपको कैसे मिलेगा, सेक्टर वाइज विश्लेषण भी यहां पर देखेंगे हम। फिर कोर उद्योग होते क्या हैं उन पर बात करेंगे, इसमें कौन कौन से उद्योग शामिल होते हैं उनको देखेंगे। फिर यहां पर एक शब्द आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, इसके बारे में भी बात करेंगे। यहां पर इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे और अंत में जो है एक प्रश्न आपके लिए होने वाला है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा हमारा जो पूरा टॉपिक है GS पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन इकोनॉमी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हुए आपके लिए एक सूचना यह है कि अगर आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इस तैयारी के दौरान एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहते हैं, तो हमारे तमाम सेंटर्स पर आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी। आप जो है ऑफलाइन जो है हमसे जुड़ सकते हैं। अगर रीसेंट कुछ कोर्सेज की बात करें तो अगर आप प्रयागराज उसके आसपास रहते हैं तो वहां पर आपको 3 अक्टूबर से एक नया कोर्स शुरू होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर आप जयपुर में रहते हैं तो वहां पर 7 अक्टूबर से एक नया कोर्स शुरू हो रहा है और अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो वहां पर 18 अक्टूबर से एक नया कोर्स शुरू हो रहा है। तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करोलबाग या फिर इसके आसपास रह सकते हैं तो वहां पर भी आप हमारी जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। आप लखनऊ में, प्रयागराज में बहुत सारे जो सेंटर्स हैं वहां पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन नंबर भी नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 87501 और 87501। इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। इस नंबर पर आपको जो है हमारे कोर्सेज के बारे में ऑनलाइन जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले खबर को यहां पर अगर आप देखें तो खबर यही है कि भारत में अगस्त के महीने में कोर सेक्टर आउटपुट जो रहा, उत्पादन जो रहा, उसमें संकुचन आपको देखने को मिला। इस संकुचन के बारे में कुछ डिटेल पॉइंट अगर आप देखें तो भारत के कोर सेक्टर का उत्पादन अगस्त महीने में 9 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो ये 9 महीने का पिछला जो है सबसे निचला स्तर है। और अगर आप साल दर साल आधार की बात करें, अगर आप ईयर और ईयर बेसिस की अगर आप बात करें तो वहां पर जो है संकुचन आपका 1.8% रहा है। और ये पिछले 3.5 वर्षों में पहली बार हुआ है कि भारत के इंडस्ट्रियल जो कोर प्रोडक्शन है उस कोर प्रोडक्शन में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल आप कहें तो अगस्त महीने में जो आपका संकुचन हुआ है वो -1.8% के आसपास है। तो ये सिचुएशन यहां पर वर्तमान समय में इकोनॉमी में मौजूद है। अब सेक्टर वार विश्लेषण अगर आप देखें कि सेक्टर वाइज डेटा आपका क्या निकल करके आता है, तो इसमें सबसे पहले आपकी टोटल जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, टोटल आपकी 8 इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। और डेटा यह बताता है कि इन 8 इंडस्ट्रीज में से आपकी 6 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको संकुचन देखने को मिला है। तो 6 इंडस्ट्रीज में जो है गिरावट आई है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में गिरावट आई है, तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट आई है वो आपका कोयला उत्पादन में देखने को मिली है। तो कोल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा 8% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है। कोल प्रोडक्शन के बाद बिजली उत्पादन जो है उसमें 5% की गिरावट आपको नजर आई है। इसके अलावा 2 हमने देखा यहां पर आपके 8 इंडस्ट्री हैं जिसमें से 6 में गिरावट आई है, 2 में यहां पर बढ़ोतरी हुई है। वो 2 कौन सी हैं? इसमें एक है आपका उर्वरक इंडस्ट्री यानी कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और दूसरा है स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इन दोनों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर इन दोनों इंडस्ट्रीज को लेकर के वो ये है कि भले ही बढ़ोतरी हुई है लेकिन बढ़ोतरी उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी यहां पर एक्सपेक्टेशंस थी। पहले की तुलना में बढ़ोतरी बहुत कम हुई है। तो यहां पर भी गिरावट हो सकती थी लेकिन बहुत थोड़ी सी बढ़ोतरी यहां पर जो है आपको देखने को मिली है। अब इसके प्रभाव की अगर आप बात करें कि यहां पर जो डेटा निकल करके आया है इस डेटा का क्या इंपैक्ट आप बता सकते हैं,
तो सबसे पहले हमने देखा कि कोल प्रोडक्शन में गिरावट आई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो सीमेंट प्रोडक्शन भी भारत में कम हुआ है, जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन भी यहां पर कम हुआ है। और इसके अलावा हमने देखा कि जो भारत में स्टील इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन कंपैरेटिवली बहुत कम बढ़ा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि भारत में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसके लिए दो इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली इंडस्ट्री है आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है घरों को बनाने के लिए, और स्टील इंडस्ट्री क्योंकि स्टील का भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आपका सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री में गिरावट आएगी तो इसका मतलब यह होगा कि भारत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी गिरावट आई है, और भारत में जो असंगठित वर्ग है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगा हुआ है। अगर उस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गिरावट आती है तो उसकी वजह से उस बड़े वर्ग को भी रोजगार प्राप्त नहीं हो पाएगा, और यह अंततः रिपल इफेक्ट की तरह भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। और यहां पर इसी वजह से कई जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री में जो गिरावट आ रही है, ये गिरावट आगे चल करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मंदी ले आ सकती है, और यही मंदी भारतीय इकोनॉमी को प्रभावित करेगी। तो ये ओवरऑल यहां पर हमने इसके इंपैक्ट की बात की। अब भविष्य की संभावनाओं की अगर आप बात करें तो भविष्य की संभावनाओं को लेकर के कहा जा रहा है कि ये जो डेटा है ये आपका अगस्त के महीने का है। सितंबर के महीने को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि आपको संकुचन देखने को मिलेगा, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो मॉनसून का हो सकता है, क्योंकि इस बार हमारा जो मॉनसून रहा है इसको लेकर के अनुमान तो ये था कि मॉनसून कंपैरेटिवली बेहतर रहेगा, बेहतर रहा भी। कुछ महीनों में मॉनसून बेहतर रहा जबकि कुछ महीनों में मॉनसून बेहतर नहीं रहा। तो ये जो ओवरऑल आपको जो विषमता देखने को मिली, ये विषमता भारत के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को भी प्रभावित करने वाली है। तो ये यहां पर हमने भविष्य की संभावनाओं की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोर उद्योग के बारे में बात करते हैं कि कोर उद्योग क्या होता है। कोर उद्योग की अगर आप बात करें तो एक इकोनॉमी में आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, लेकिन उसमें भी आपकी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्रीज उस इकोनॉमी के विकास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्हीं इंडस्ट्रीज को कहा जाता है कोर इंडस्ट्रीज। तो भारत में जो कोर इंडस्ट्रीज हैं वो देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में, देश की वृद्धि में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती हैं। इसमें टोटल आप 8 उद्योगों को शामिल करते हैं। कौन कौन से उद्योग हैं इनके नाम अगर आप देखें, सबसे पहले आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट है, रिफाइनरी उत्पाद है। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है वो आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। दूसरे नंबर पर आपको बिजली यानी कि जो एनर्जी सेक्टर है, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, वो मिलता है। तीसरे नंबर पर आपका स्टील सेक्टर, फिर कोल इंडस्ट्री, कच्चे तेल का जो सेक्टर है, फिर प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। तो उर्वरक यहां पर वेटेज के मामले में सबसे निचले नंबर पर आता है। इसके अलावा अगर 8 कोर उद्योगों की बात करें तो ये हर महीने तैयार किया जाता है, और इसको बेसिकली आपका आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एक साथ संयुक्त तौर पर जारी किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें तो ये जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है, ये जो 8 उद्योगों का जो पूरा इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स का इस्तेमाल भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस करते हैं। पॉलिसी मेकर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, बैंक इसका इस्तेमाल करते हैं, भारत सरकार इसका भारत सरकार जो है वो इस डेटा का इस्तेमाल जो है नीति निर्माण के लिए करती है। इसके रिजर्व बैंक इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं अपने भविष्य के प्रोडक्शन के लिए, भविष्य के अनुमान के लिए। तो इसी वजह से आपका ये जो कोर उद्योग है और इसमें जो इंडेक्स ऑफ कोर जो प्रोडक्शन होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहां पर जब भी कोर उद्योगों की बात आती है तो एक सूचकांक और चर्चा में आता है, वो सूचकांक है आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इससे पहले जो हमने बात की थी वो था इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, लेकिन ये है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो अब हमने पहले देखा था कि एक जो इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे उद्योग देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कोर इंडस्ट्रीज होती है, जो कोर उद्योग हैं, वो केवल भारत में 8 ही हैं। इसके अलावा जो सारे उद्योग हैं उन उद्योगों को कैलकुलेट किया जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के माध्यम से। तो ये जो आपका इंडेक्स है, ये इंडेक्स बेसिकली आपकी पूरी इकोनॉमी में जो तमाम उद्योग हैं उन उद्योगों के उत्पादन की मात्रा में क्या परिवर्तन आया है, क्या गिरावट हुई है या बढ़ोतरी हुई है, उसको मापने के लिए सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। इसको जारी किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की ओर से, और इसमें आधार वर्ष के तौर पर 2011-12 का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो आपका कोर उद्योग है इसमें इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को कैलकुलेट करने के लिए भी यही सीरीज जो है इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों की रिलेशंस की बात करें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, तो इन दोनों का रिलेशन ये है कि जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसमें कोर इंडस्ट्रीज की जो वेटेज है वो आपका 40.27% के आसपास है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर खासतौर पे याद रखना है। चलिए अब इसी नोट के साथ यहां पर हमारी वीडियो समाप्त होती है,
और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि बेसिकली जो हमारा इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज होता है वहां पर आधार वर्ष के तौर पर कौन सी सीरीज का, कौन से वर्ष का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन अगर आप नोट करें, ऑप्शन ए है 2010-11, ऑप्शन बी है 2011-12, ऑप्शन सी है 2012-13 और ऑप्शन डी है 2013-14। इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।